फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी गेस्ट लाने वाला हूं जो आप सभी के बीच में से निकली है, ये कह सकते हैं, जिन्होंने अभी फ़िलहाल में CSR नेट JRF क्वालिफाई किया है और उसके बाद IIT मद्रास में PhD में एडमिशन लिया है। तो कैसे उनकी ये जर्नी रही, क्या उन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनाई और क्या चीज़ें जो उनको मोटिवेट करती रही ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। और यहाँ पे एक और बात जानने की है कि वो ड्यूरिंग जॉब प्रिपरेशन कर रही थी और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने काम किया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे जानना कि कैसे उन्होंने टाइम को मैनेज किया और कैसे उन्होंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम हर्षिता, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू जॉइन IIT मद्रास फॉर ए PhD। एंड तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम जानेंगे आपका एक्सपीरियंस, कैसे आपने CSR नेट क्वालिफाई किया और उसके बाद कैसे आपने PhD इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करी और इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो उसके लिए अपना टाइम देने के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? शैल वी स्टार्ट? थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो हर्षिता, सबसे पहले मैं आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ही जानना चाहूँगा। अगर आप ही अपने बारे में कुछ अच्छा बता दें कि कहाँ से आपने एकेडमिक्स पूरा किया है और क्या आपका बैकग्राउंड है, तो इससे थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये जानने में कि कहाँ से आपकी स्टार्ट हुई है, मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। Actually, I did my BSc chemistry and then I did my MSc chemistry from State University of Uttar Pradesh, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith. I was BSc University topper and MSc chemistry gold medalist as well. And then I cleared CSIR NET June 2021 exam with All India 79 rank and GATE with All India 613 rank. And along with this preparation of CSIR, I was doing a job of assistant professor in Sandeep College for Women, Varanasi for 2.5 years almost after my master's. And then now I joined PhD in IIT Madras in chemistry department. तो आप IIT मद्रास में आ चुके हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, वाराणसी से ही बिलोंग करते हैं? आप कह रहे थे आपने वहाँ पढ़ाया है। Yes. ओके। बिल्कुल सर, आई बिलोंग टू वाराणसी, वहीं पे मेरी स्टडीज भी हुई हैं एंड फर्स्ट टाइम एवर आई एम आउट ऑफ माई सिटी, डायरेक्टली वाराणसी टू चेन्नई। ओके, गुड, बहुत अच्छी जगह आ गए वैसे आप। IIT मद्रास, वाराणसी से IIT मद्रास, कई सफ़र हम जानना चाहेंगे कैसे आप पहुँचे। तो सेकंड, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैसे आप PhD के लिए मोटिवेट हुए, मतलब क्या चीज़ है जो आपको लगा कि आपको PhD करनी चाहिए। वैसे तो जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट और टॉपर ही रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, पर फिर भी ऐसी क्या चीज़ है कि आपको लगता है कि आपको PhD की तरफ ही जाना है रेदर देन और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ या जॉब्स की तरफ। तो स्टार्टिंग से केमिस्ट्री में एक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे एकेडमिक्स टीचिंग लाइन भी बहुत ज्यादा पसंद है, तभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब भी स्टार्ट किया। एंड मतलब केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करना था मुझे, तो शुरू से मुझे था कि मुझे PhD तो करना है, बिकॉज आई हैव जॉब, मेरे पास ऑप्शन था टू गिव PhD, बट मेरा पैशन था कि आई हैव टू डू PhD, उसके बाद ही मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर का रियल टैग चाहिए। तो फॉर दैट आई स्टार्टेड दिस जर्नी। ओके, तो ड्यूरिंग स्टडी आपका इंटरेस्ट जगा आप PhD के लिए और किसी सब्जेक्ट से लगता है आपको प्यार हो गया, तभी जाके आप उसको रेगुलर परस्यू कर रहे हैं। ओके, यस। तो सेकंड क्वेश्चन हर्षिता मेरा इसी रिगार्डिंग होगा कि आप की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही, मतलब आपने कैसे प्रिपरेशन करी CSR नेट की और क्या आपकी जर्नी रही, उसे अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें तो काफ़ी हेल्प होगी अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए भी या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। सर एक्चुअली इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट बेसिकली, उसके पहले बहुत कम कट ऑफ से मेरा मिस हुआ JRF, बिकॉज मैंने ये चीज नोटिस की कि स्टार्टिंग की अटेम्प्ट्स में मैंने नोट्स बनाए, सिलेबस कवर करने की कोशिश की। लाइक नो वन कैन कवर 100% सिलेबस, लेकिन 60% 70% जो भी था, नोट्स पे ज्यादा फोकस किया मैंने अपने अर्लियर अटेम्प्ट्स में, जिसकी वजह से मैंने ये नोटिस किया कि क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस किए भी तो एक सेम टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जिससे मेरा कट ऑफ ट्रैक नहीं हो, मतलब क्लियर नहीं हो पाया। बट इस बार जिस अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया, आई चेंज्ड माय स्ट्रैटेजी। मैंने न्यू क्वेश्चंस स्टार्ट किए, नोट्स
के लिए लिमिटेड टाइम रखा, ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पे दिया, मोर एंड मोर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई रियलाइज, मैंने सबसे ज्यादा इस बार मॉक टेस्ट दिए जो मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं दिए थे, या दिए भी थे तो उनको एनालाइज भी नहीं किया था। तो इस बार ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में लाए, जिसकी वजह से आई एबल टू क्रैक एग्जाम। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे डिफरेंट टाइप के, देन मॉक टेस्ट भी देना होगा, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी देनी होगी, एंड साथ में उनको एनालाइज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन दिस एग्जाम। ओके, तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी गलतियों को एनालाइज करके ठीक करें, तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं और आप अभी भी फ़िलहाल में असिस्टेंट प्रोफेसर ही थी, और पीएचडी के दौरान जब पीएचडी में आपको आना था तब आपने रिज़ाइन दिया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कैसे आपने टाइम को मैनेज किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट जो मुझे भी स्टूडेंट्स का आता है वो ये कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, और किसी का तो ड्रॉप में भी नहीं हो पाता, किसी का एमएससी के दौरान भी नहीं हो पा रहा है, पर आपने जॉब्स के दौरान इस चीज़ों को मैनेज किया, तो कैसे ये पॉसिबल हुआ और क्या आपका एक टाइम शेड्यूल रहता था, थोड़ा उसे एक्सप्लेन करें तो। सर एक्चुअली जॉब को तो क्रेडिट देंगे हम, बिकॉज मे बी एक जब आप कोई जॉब करते हो तो आपके पास प्रेशर होता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में ही सब कुछ मैनेज करना है। ऐसे तो यू हैव होल डे टू स्टडी, बट जब आप जॉब कर रहे हो तो यू नो कि आपको जॉब भी करनी है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट आया, मुझे पता था कि आई हैव लिमिटेड टाइम इन इवनिंग एंड नाइट ड्यूरेशन, तो मुझे उसी में सब कुछ कवर करना है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिनको ट्रैवलिंग के टाइम पे या जब भी आप फ्री हो रहे हो अपने क्लासेस के बीच में तो उसको रिवाइज कर लिया, या किसी असाइनमेंट के वीडियो लेक्चर्स को देख लिया, जिससे रिविजन होता था बार बार। तो इस तरह से जो बीच का टाइम मिलता था मुझे दिन में, वो यूटिलाइज हो जाता था। कभी बस में रीड कर लिया, कभी क्लासेस के बीच में रीड कर लिया, एंड इवनिंग में और नाइट में ये कोशिश रहती थी क्योंकि उस टाइम ज्यादा टाइम मिलता था, तो उस टाइम टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा दे सके, एंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का टाइम वो था मेरा। बिकॉज नोट्स बनाने के लिए तो वी कैन मेक नोट एनी टाइम, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने नाइट के टाइम को क्वेश्चंस के लिए ही रखा था कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करनी है, बाकी होल डे रिविजन नोट्स इनके लिए रखा था। तो इसी तरह बैलेंस किया। मोस्टली शॉर्ट नोट्स बहुत काम आए मुझे मेरी प्रिपरेशन में। वीडियोस आपके जे केमिस्ट्री मैंने देखा था, और सारे वीडियोस जैसे जो भी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करके ट्रैवलिंग के टाइम पे सुनते थे। तो इट हेल्प मी अलॉट। इससे मेरा टाइम सेव होता था और बीच बीच के टाइम में रिविजन हो जाता था। ओके, तो हर्षिता आपके साथ मुझे इस बात सबसे अच्छी लगी कि जो प्रेशर लोगों को लगता है कि जॉब का प्रेशर है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपने उसी को एक पॉजिटिव साइड में लिया और आपको ये लगा कि जॉब का प्रेशर है तो जो टाइम है उसे यूटिलाइज़ करें। तो लोग ये सोचते हैं टाइम कम है, और आपने ये सोचा जो टाइम है उसे यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको आपने बहुत खूबसूरती से यूटिलाइज़ किया, और इसी का रिज़ल्ट है कि आपका इतना अच्छा जेआरएफ हुआ और उसके बाद इतने अच्छे कॉलेजेस में आप हैं। तो आपसे अगर कोई सीखना चाहे तो यही चीज़ है कि जो भी आपके पास है अगर आप उसको अच्छे से ढंग से यूटिलाइज़ करें तो आप अपने ड्रीम को पा सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा हर्षिता, जैसे आपने बताया कि आपने थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर किया, उससे पहले भी आपने तैयारी की थी, तो क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको इतने लंबे टाइम तक मोटिवेट रखा? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक बार फेल होना, दो बार फेल होना, उसके बाद आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर आप इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यू करना और उसके बाद पीएचडी में आना, और ख़ासकर आप ऑलरेडी टॉपर हैं, आपको तो आदत भी नहीं होगी शायद फेल होने की, तो कैसे आपने इस चीज़ को मैनेज किया? ये सर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। मुझे ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट नहीं हुए, एवरी डे ऐसा था कि अभी मुझसे नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई लॉस्ट गेट कट ऑफ फ्रॉम 0.1 मार्क्स ओनली, मतलब 0.1 बहुत ही कम मार्जिन होता है। उस टाइम लगा था कि नहीं हो पाएगा, बट इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट था। मुझे सिर्फ ये था कि जब तुमने यहाँ तक किया, एमएससी गोल्ड मेडल तक किया, तो ये भी कर लोगे। तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट किया, एंड फिर मुझे भी फील होता था कि जब यहाँ तक आ चुके हैं तो बस वन स्टेप मोर टुवर्ड्स माय ड्रीम। तो ये एक चीज थी जो मुझे मोटिवेट करती थी कि नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट कुछ तो ऐसा है, कुछ कमी अभी भी है जो नहीं हो पा रहा है इसी वजह से,
तो शायद कुछ चेंज की जरूरत है। तो ये एक अंदर से मोटिवेशन था खुद में कि नहीं, आज तक किया है तो ये भी हो जाएगा। गुड। मे बी इट इज टेकिंग टाइम, लेकिन कभी तो होगा। ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इनर मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप इनर मोटिवेट हैं तो आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, और अदर देन आपको आउटर एटमॉस्फेयर में किसी की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ आपके साथ रही कि आप अंदर से इतने मोटिवेट थे कि आपको अपना ड्रीम पाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं तो कैसा लगा आपको जब आपने जीआरएफ सर्टिफिकेट देखा अपना, या जीआरएफ आपका हो गया रिजल्ट में, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद, तो वो फील आप अगर शेयर कर सके तो। एक्चुअली आफ्टर एग्जाम आई एक्सपेक्टेड कि मेरा एलएस हो जाएगा। जेआरएफ जेआरएफ वाज लाइक अ ड्रीम मतलब इमेजिनेशन में ही थे वो मोमेंट्स। अभी भी मुझे वो मोमेंट याद आता है, तो इट फील सो गुड, क्योंकि जब मैंने अपने मार्क्स देखे और मुझे फील हुआ कि हाँ, अभी जैसे ही स्कोर कार्ड आया मुझे लगा कि जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल आई वाज वेटिंग फॉर द रैंक, फॉर द रियल कट ऑफ। एंड जब भी हुआ और ऑल इंडिया 79 रैंक के साथ हुआ, तो इट वाज जस्ट द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। ओके, तो हम अभी भी फील कर पा रहे हैं आपका स्माइल देखकर, आपके फेस से पूरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपने अपना ड्रीम पूरा किया। तो नेक्स्ट मैं आपसे इसके आगे का स्टेप पूछना चाहूँगा कि फिर उसके बाद जैसे कि आपको पीएचडी करनी है, तो कैसे आपने डिसाइड किया कि कौन से कॉलेजेस में आपको जाना है, या कौन से कॉलेजेस आपको भरने चाहिए पीएचडी के लिए, और कैसे आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करी, आप इसके बारे में बता सकें तो। सर एक्चुअली मैंने फॉर्म फिल किए, कुछ आईआईटीज के, मैंने बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं फिल किए थे, कुछ आईआईटीज के फॉर्म फिल किए, देन मैंने उनके इंटरव्यूज दिए। So I got selected in 2 IITs, IIT Kanpur and IIT Madras. Congratulations. Then finally I decided to join IIT Madras. So basically interview important रहा सारे IITs में, और हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। And most important ये चीज थी कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ सब कुछ आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको जो भी आता है कॉन्फिडेंटली, एथिक अप्रोच बहुत जरूरी था, जो मुझे रियलाइज हुआ मेरे इंटरव्यू के टाइम पे। ओके, गुड। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये नहीं सोचा कि आपको अपने घर के पास रहना चाहिए, आईआईटी मद्रास ही मतलब क्यों चुना, या आपने कुछ लिमिटेड कॉलेजेस में इतनी दूर चुने और पास के नहीं चुने, कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी इस रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग 1 पे है, और मेरा कभी भी ड्रीम ही नहीं था, कि ड्रीम भी नहीं बोल सकते, इट वाज बियॉन्ड ड्रीम कि हम आईआईटी मद्रास में आएंगे। मेरा ड्रीम प्लेस आईआईटी कानपुर था मेरा सिलेक्शन भी वहाँ पे हुआ, बट वहाँ पे भी गाइड मुझे अच्छे मिले थे। यहाँ तो ही इज द बेस्ट गाइड जो मुझे यहाँ पे मिले हैं। बट द थिंग इज कि सर मुझे यहाँ का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, and then I had a conversation with seniors, and finally I decided to join IIT Madras. But still, it's been 20 days now, and I still can't believe कि हम IIT Madras में हैं। ओके, तो इसी रिगार्डिंग मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब आप जैसे कि आईआईटी मद्रास में आ चुके हैं और 20 डेज़ आप हो चुके हैं, तो क्या आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, या क्या आप फील कर रहे हैं कि जैसे आप पढ़ाते थे कभी, अब दोबारा स्टूडेंट बनना, और वो भी एक ऐसी जगह जहाँ ड्रीम होता है सबका जाना, तो क्या आपको फील हो रहा है? आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्या आपने एक्सप्लोर किया वहाँ? सबसे पहले तो जब क्लासेस स्टार्ट हुई कोर्स वर्क की, तो इट वाज लाइक अ स्टूडेंट लाइफ बैक आफ्टर 2.5 ऑलमोस्ट 3 years आई कैन से। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक वापस उसी जोन में मास्टर्स एमएससी के साथ क्लासेस करना, वो जोन वापस आ गया है। तो अभी अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे रिसर्च की तरफ भी इंटरेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि चीजें सीखें हर दिन, ज्यादा नहीं बट 0.1% भी अगर इम्प्रूव हो पाए तो बस ट्राई कर रहे हैं। अभी तो सब कुछ न्यू है, बट ट्राइंग माय बेस्ट। तो कैंपस कैसा लग रहा है आपको आईआईटी का मद्रास का? मैं भी वहाँ रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा कैंपस है, तो आपको कैसा फील इट्स ब्यूटीफुल। ओके, तो हर्षिता, इससे आगे अगर मैं बढ़ूँ तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आपने क्या सोचा है, मतलब अब आप आईआईटी में भी आ गई हैं, पीएचडी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, तो अब लगता है कुछ और प्लान कि इसके बाद ये करना चाहिए, या आपने एज ए फ्यूचर में आप कहाँ देख रही हैं खुद को, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे करूँ तो? मैंने अभी तक तो प्लान्स जितने बनाए हैं वो फॉलो हुए हैं। अभी आगे का मेरा यही प्लान है कि आफ्टर पीएचडी आई डू पोस्ट डॉक, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में जाना है इन अ फैकल्टी पोजीशन। तो लेट्स होप, प्लान तो अभी तक यही है, आफ्टर पीएचडी टू डू पोस्ट डॉक एंड जॉइन एनी इंस्टीट्यूट एज अ फैकल्टी। ओके,
गुड हर्षिता, बहुत अच्छा प्लान है आपका और होप ये भी सक्सेस हो जैसे आपने सारे प्लान आपके सक्सेस हुए। अब जैसे कि बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास, आपके पास, मेरे पास, तो थोड़ा छोटा इंटरव्यू रहेगा। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जितना भी अब अचीव किया है तो किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे? मतलब क्या कौन लोग हैं जो इसके पीछे आपको लगता है कि आप यहाँ तक पहुँच सकें, इस सक्सेस को पा सकें? So my mother and father and my friends, like मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इवन बिफोर कमिंग टू IIT ही टोल्ड मी कि कितना भी स्ट्रगल हो, कितने भी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो, बट नेवर गिव अप। बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, डाउन ज्यादा आएंगे बट मोटिवेट रहना, करना, क्योंकि मुझे उनका भी ड्रीम है और मेरा भी ड्रीम है। आई वांट टू बी डॉक्टर हर्षिता, सो उसके लिए जितना भी ट्राई कर सकते हैं, आई डू माई बेस्ट। ओके, गुड। बहुत अच्छा कि आप अपनी सक्सेस को अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहते हो या आपने कुछ गलतियाँ की हो उन्हें आप बताना चाहते हो, ताकि जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको हेल्प मिल सके, तो आप बता सकते हैं। यस सर। सर जैसे जो मेरी मिस्टेक थी सबसे बड़ी, रिविजन, लैक ऑफ रिविजन हो जाता है कभी कभी। और एक चीज विच आई मिस्ड, मैंने पहले इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पे ज्यादा फोकस किया था। ऑर्गेनिक बहुत ही कम करते थे। एक डर भी था और एक लगता था कि नहीं नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो ट्राई नॉट टू टच इट। लेकिन इस बार के अटेम्प्ट में मैंने तीनों पढ़ा था, तीनों को ही इक्वली वेटेज दिया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डे बाई डे कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफ। तो सिर्फ दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ के क्रैक नहीं होंगे एग्जाम्स। वी हैव टू स्टडी ऑल थ्री, इक्वली वेटेज देना होगा। सारे क्वेश्चन तीनों ही पेपर्स में करने होंगे। एंड साथ में ऑर्गेनिक, स्पेशली ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, फॉर्मूला, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं होते हमसे लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको स्टार मार्क करके रखना चाहिए। तो चीजें थी। एंड सेकेंडली टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो सारी प्रिपरेशन, मतलब एक प्रिपरेशन को एक करेक्ट डायरेक्शन देने के लिए टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए इफ दे वांट टू क्लियर दिस एग्जाम। एंड टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज आपको पता चलता है कि ये मिस्टेक आपने आज यहाँ पे की है, वो मिस्टेक दोबारा एग्जाम में नहीं होती। फिर अगर आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो माइंड में रह जाती है कि हाँ ये मैंने किया था कहीं तो मिस्टेक, तो वो दोबारा नहीं होती है। तो दिस हेल्प्ड मी अलॉट एंड आई होप दिस विल हेल्प अदर्स एज वेल। ओके हर्षिता, बहुत अच्छे से आपने एडवाइस किया। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपने बता दी जो मैंने इतनी सारी वीडियो में कही है, वो आपने 10 मिनट में बता दिया है सर आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस जर्नी में। ओके, थैंक यू। लास्ट पॉइंट है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को बार बार क्यूरियोसिटी हो रही है। आपने इतना लंबा टाइम दिया, 2.5 ईयर्स, और जॉब करी और उसके बाद PhD में आना, और आप टॉपर रहे, उसके फेलियर के बाद फिर दोबारा वापस आना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कैसे आपने अपने लोवेस्ट पॉइंट से आप ऊपर आए? मतलब आप ऑलरेडी बता चुके हैं, पर फिर भी अगर आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बार बार ये पूछते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आप उस जर्नी में आपने इसको ऊपर ओवरकम किया है, तो थोड़ा ज़्यादा हेल्प होगी और थोड़ा अच्छा समझने आएगा। तो एक्चुअली सर जब व्हेन आई मिस द कट ऑफ गेट नेट फ्रॉम वेरी स्मॉल मार्जिन, तो ऐसा लगता था कि अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। मेनी टाइम्स आई फेल्ट कि नहीं हो पाएगा। अभी ये क्वेश्चन भी आता था कि क्या ये एग्जाम मेरे लिए है, आई विल बी एबल टू क्रैक इट और नॉट। बट मेरी लाइफ में कोई बैकअप नहीं था, कोई ऑल्टरनेट पाथ नहीं था। मुझे शुरू से ही JRF क्रैक करना था, PhD करनी थी। मतलब ये एक शुरू से एक ही डायरेक्शन में मेरा था पाथ, मैंने कभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रखा था। तो ये तो था, कभी कभी लगता भी था कि लेट्स ड्रॉप इट, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन ये भी पता था कि जब इतने लोगों ने क्रैक किया है तो कुछ तो ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं दोबारा से। अल्टीमेटली हुआ। सो आई जस्ट वांट टू से कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। बट अगर आपको कोई भी ड्रीम चाहिए और आप उसके लिए काम कर रहे हो, तो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड नेवर गिव अप, कभी तो वो पूरा हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आप नेवर गिव अप, जब आपने बोला कि गिव अप नहीं करना है, बस हर चीज़ आपको मिल जाएगी और आप कंसिस्टेंस रहें और मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, तो बहुत अच्छी स्टोरी थी आपकी और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे हर्षिता। थैंक यू फॉर कमिंग, और होप आप आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग PhD इन IIT मद्रास।
एक्चुअली थैंक्स टू यू सर, आपने इस जर्नी में सिर्फ मेरा नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। आपने अपडेट्स दी हैं हमें टाइम टू टाइम। इतना एक ट्रस्ट बिल्डअप था आपके ऊपर कि कोई भी अपडेट आएगी तो सर विल शेयर विद अस। एंड कई बार ऐसा हुआ कि आपके वीडियोस के थ्रू बहुत मोटिवेशन मिला। तो इस जर्नी में सिर्फ आपने मेरा नहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स का साथ दिया है, तो थैंक यू। ओके, वेलकम और इट्स माय प्लेज़र। और ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जब मेरा किया हुआ थोड़ा सा भी काम किसी के काम आ सके, कोई भी हमने काम शुरू करते हैं या इफ़ेक्टिव करने की कोशिश करते हैं, तो यही रिज़ल्ट है इसका कि आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। और ये ऐसे ही चलता है, किसी ने मेरी हेल्प करी, मैं किसी की हेल्प करूँ और आप किसी की करेंगे, तो मेरा ऐसा ही मानना है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षिता फॉर गेटिंग PhD एंड होप यू विल डू ग्रेट इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।